हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। तो अब तक हमने क्या देख लिया था कि लैक्टोज ओपेरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं और ये जो जीन है इनका क्या फंक्शन है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है लैक्टोज ओपेरॉन का। ठीक है, तो आपको पता है कि जो लैक्टोज ओपेरॉन है ये कैसा सिस्टम है, इंड्यूसिबल सिस्टम है। इंड्यूसिबल सिस्टम क्या काम करता है कि जब आपका सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, सबस्ट्रेट जब प्रेजेंट होगा तो जो ब्रेकडाउन के एंजाइम हैं, डिग्रेडिंग एंजाइम है, उनकी क्या की जाएगी, सिंथेसिस की जाएगी। और जब सबस्ट्रेट एब्सेंट होगा तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा, सिस्टम को रिप्रेस करके रखा जाएगा। और रिप्रेस किसके द्वारा किया जाएगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वह क्या करके रखेगी, रिप्रेस करके रखेगी सिस्टम को। अदरवाइज जब तक आपका क्या नहीं होगा, मेटाबोलाइट नहीं होगा। तो आज हम क्या बात करेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन, देखिए नेगेटिव रेगुलेशन क्या है। हमारे पास में क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अब इसके पास में ये क्या है आपका, लैक्टोज आई जीन। आई जीन ये क्या करेगा, रिप्रेसर के लिए कोड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसके माध्यम से क्या बनेगा, रिप्रेसर का एमआरएनए बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिप्रेसर एमआरएनए। और ये फिर क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करेगा ट्रांसलेशन के थ्रू। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, यहाँ पर क्या है, प्रमोटर। प्रमोटर को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ऑपरेटर को ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर लैक्टोज ZYA, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, बात पे ध्यान देना, तब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जब ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसलेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा इनका, ZYA का प्रोटीन का फॉर्म क्या हो जाएगा, फंक्शनल जो प्रोटीन है, तीनों स्ट्रक्चरल जीन है इनके, लैक्टोज ZYA, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये क्या कर रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। ये किसके लिए कोड कर रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। और ए कर रहा था बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेकिन ये कब होगा, इन दी एब्सेंस ऑफ, ये जो सिंथेसिस चल रही है ये सिंथेसिस कब चलेगी, इन दी एब्सेंस ऑफ रिप्रेसर एंड प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा इंड्यूसर है। लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तभी तो डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस की जाएगी। लेकिन जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, लेकिन जब क्या होगा, लैक्टोज जब क्या होगा, एब्सेंट होगा। लैक्टोज जब एब्सेंट होगा तो आपकी जो ये हमारी रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या हो जाएगी, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगी यहाँ पर। ये तो क्या है, एब्सेंस में रिप्रेसर की में और प्रेजेंस में लैक्टोज की में। जब क्या होगा, लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से आकर के बाइंड हो जाएगी। जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जो जीन है लैक्टोज ZYA जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इस प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा और ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और ये जो जीन है इनकी सिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रेगुलेशन हो गया कि जब रिप्रेसर प्रोटीन होगी तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीन का ब्लॉक कर दिया जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन होगी। लेकिन जब हमारा इंड्यूसर होगा, जब इंड्यूसर होगा तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिप्रेसर जो है वो जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेसर को ब्लॉक कर देगा, रिप्रेसर को बाइंड ही नहीं होने देगा। कब होगी ये कंडीशन, देखिए आपको दो चीज याद रखनी है कि जब लैक्टोज होगा तो सिंथेसिस के एंजाइम हमारे नॉर्मली सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है भाई, जब सिंथेसिस हो रही है एंजाइम की, मेटाबोलाइट की, तो उसको ब्रेक डाउन भी तो करना है। ब्रेक डाउन करेगा तभी क्या होगा, बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि लैक्टोज मिलेगा तभी तो ग्लूकोज मिलेगा उसको ब्रेक डाउन करने के बाद में। और जब लैक्टोज ही नहीं होगा, लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर आराम से बाइंड हो गई। ये तो क्या हो गया, एक रेगुलेशन हो गया कि जब प्रेजेंस होगी लैक्टोज की तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन जब लैक्टोज नहीं है तो
वेस्ट में वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होगी कि लैक्टोज नहीं है तब भी इन जीन की सिंथेसिस हो रही है, लैक्टोज का डिग्रेडेशन करने वाले जीन की। लैक्टोज एब्सेंट होगा तो इनका सिंथेसिस ब्लॉक कर दिया जाएगा। लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा और ये जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगी, एंजाइम की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये रिप्रेसर कैसे बाइंड होती है ऑपरेटर के पास में। जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इस रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड हो गई ऑपरेटर से और उसने ब्लॉक कर दिया जीन का एक्सप्रेशन। ये जो रिप्रेसर है इसके पास में क्या होता है, रिप्रेसर के पास में डीएनए बाइंडिंग सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती है। एक तो डीएनए बाइंडिंग साइट होती है इसके पास में और एक होती है एलोस्टेरिक साइट। रिप्रेसर के पास में 2 बाइंडिंग साइट होती है, 2 बाइंडिंग साइट। एक होती है इसके पास में डीएनए बाइंडिंग साइट होती है और एक होती है एलोस्टेरिक साइट। तो ये होती है इसके पास में 4 सब यूनिट होती हैं ये। तो इसके पास में जो 2 साइट हैं ऊपर की, ये किसके साथ में जाकर के बाइंड होती हैं, ऑपरेटर के साथ में। ऑपरेटर कहाँ पर प्रेजेंट है आपका, डीएनए के सीक्वेंस है वहीं पर ऑपरेटर है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसी के पास में ऑपरेटर है। तो ये रिप्रेसर ऑपरेटर से कैसे बाइंड होगी, ऑपरेटर के साथ में बाइंड होती है ऑपरेटर की मेजर ग्रूव ऑफ द डीएनए। मेजर ग्रूव ऑफ द डीएनए 2 ग्रुप पाई जाती है, माइनर ग्रुप होती है और मेजर ग्रुप होती है। तो ये किसके साथ में बाइंड होती है, मेजर ग्रुप के साथ में। इसकी 2 सब यूनिट ऑपरेटर के साथ में बाइंड हो जाती हैं। तो हम कह रहे हैं लैक्टोज जब होगा तो रिप्रेसर कैसे जो है ब्लॉक नहीं कर पाएगा। जब लैक्टोज होगा, जब लैक्टोज देखिए जब सिंथेसिस नहीं हो रही है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि थोड़ी बहुत जो माइन्यूट कंसंट्रेशन या मात्रा जो है वो इसकी प्रेजेंट होगी बैक्टीरिया के अंदर जब लैक्टोज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लैक्टोज नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी 1% आपको देखने को नहीं मिलेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के सेल में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही लैक्टोज आएगा तो जो थोड़ा बहुत लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है वह क्या करेगा, लैक्टोज का आइसोमराइजेशन करेगा, आइसोमराइजेशन बाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा क्या किया जाएगा, लैक्टोज का आइसोमराइजेशन किया जाएगा। अब ये लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलोलैक्टोज के अंदर। तो ये जो एलोलैक्टोज बना है ना, ये जो एलोलैक्टोज है यही किसकी तरह काम करता है, इंड्यूसर की तरह काम करेगा। इंड्यूसर की तरह काम करता है एलोलैक्टोज। तो ये इसके पास में क्या होती है, 2 एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट होती हैं। एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट होती है रिप्रेसर के पास में, एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट। तो ये जो एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट होती हैं ये एलोलैक्टोज के साथ में बाइंड हो जाती हैं। एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट जो है वो बाइंड विद एलोलैक्टोज in the presence of लैक्टोज। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये जो एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट है ये किसके साथ में बाइंड हो जाएंगी, लैक्टोज के साथ में। एलोलैक्टोज जो है वो ये क्या करता है, इंड्यूसर की तरह काम करेगा। एक्चुअल इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज नहीं है, एलोलैक्टोज जब कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टोज से तो क्या होगा, एलोलैक्टोज जब बन जाएगा तो ये जो 2 बाइंडिंग साइट हैं ये क्या कर जाती हैं, एलोलैक्टोज के साथ में बाइंड करेंगी। और जब एलोलैक्टोज इसके साथ में बाइंड कर जाएगा तो जो 2 ऊपर की सब यूनिट है डीएनए के साथ में बाइंड कर रही है, इनके अंदर क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ये मॉडिफाइड हो जाएंगी और ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं कर पाएंगी। तो देखिए लैक्टोज जो रिप्रेसर है, लैक्टोज रिप्रेसर कैसी है आपकी, ट्रांस एक्टिंग जीन है। देखिए ये क्या है, ऑपरेटर कैसा जीन है आपका, सिस एक्टिंग जीन है। मैंने कहा था सिस एक्टिंग जीन है आपके ऑपरेटर और प्रमोटर। लेकिन लैक्टोज आई जीन ट्रांस एक्टिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस में आपको कई बार बता चुकी हूँ। सिस एक्टिंग सीक्वेंस ऐसे हैं जो ना तो ट्रांसक्राइब करते हैं ना ही ट्रांसलेट होते हैं, ना ही उनसे कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जो ट्रांस एक्टिंग जीन है, ट्रांस एक्टिंग जीन कैसे हैं, इनके थ्रू क्या बनती है, प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है। ये ZY ये कैसे है, ये ट्रांस एक्टिंग जीन है, इनके थ्रू क्या है, ये ट्रांसक्राइब भी कर रहे हैं, ट्रांसलेट भी हो रहे हैं और प्रोटीन जो है वो फंक्शनल प्रोडक्ट भी इनके थ्रू मिल रहा है हमें। तो लैक्टोज रिप्रेसर जो है वो आई जीन है, कैसा है, ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन है, जो कि क्या करता है,
ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेट करके रखता है स्ट्रक्चरल जीन को या फिर आपके लैक्टोज ऑपेरॉन को। लैक्टोज आई जीन किसके लिए एनकोड करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन के लिए एनकोड करेगा। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है कहाँ पर आकर के बाइंड होगी? ऑपरेटर के साथ में बाइंड होगी। ऑपरेटर कहाँ है आपका? प्रमोटर के पास में, नियर दी प्रमोटर है ऑपरेटर, उसके पास में आकर के बाइंड हो जाएगी। और जब ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी तो जो जीन है इनका एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये बाइंड कैसे होगी भाई? जब किसी के पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा, ठीक है, तभी आकर के बाइंड हो जाती। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर है, जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन आपको पढ़ाए थे मैंने, जो पिछली वीडियो है वो जाकर के देखना, कि जो एक्टिवेटर और रिप्रेसर है और को एक्टिवेटर भी पढ़ाए थे, कि एक्टिवेटर के पास में तो डायरेक्ट डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, तो वो डीएनए के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो वही है ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर जो है वो रेगुलेटरी जीन है, इनके पास में क्या है? डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ में डीएनए से बाइंड कर जाएंगी। अब इसके पास में 2 एक्स्ट्रा सब यूनिट और हैं, ओलिगोमेरिक है, 2 से ज्यादा क्या है इसके पास में? सब यूनिट है। होमोटेट्रामर है, इस रिप्रेसर के पास में क्या है? लैक्टोज रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, होमोटेट्रामर है, 4 सब यूनिट है, चारों की चारों एक जैसी हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसे? होमोटेट्रामर है। होमोटेट्रामर है। रिप्रेसर कैसा है? 4 आइडेंटिकल सब यूनिट होती है इसके पास में, 4 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं, 4 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं, इसे क्या कहेंगे हम? होमोटेट्रामर। रिप्रेसर है आपका होमोटेट्रामर। अब देखिए 4 आइडेंटिकल सब यूनिट हैं जिनके पास में हाई अफिनिटी, ये जो तो ऑपरेटर के साथ में किससे बाइंड होती है? हाई अफिनिटी के साथ में बाइंड होती है, बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है इनके पास में। अफिनिटी से क्या मतलब है? कि ये जो ऑपरेटर के साथ में ही जाकर के बाइंड होंगे, क्योंकि इनके पास में ऑपरेटर की बाइंडिंग साइट है, प्रमोटर से जाकर के बाइंड नहीं हो सकती। जैसे हमने आरएनए पॉलीमरेज बताया था, उसमें जो सिग्मा सब यूनिट थी वह क्या कर रही थी? आरएनए के प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रही थी, क्योंकि उसके पास में प्रमोटर के लिए अफिनिटी ज्यादा थी। ऐसे ही ये जो रिप्रेसर के पास में 2 सब यूनिट हैं जिनके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, वह क्या करती है? ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेंगी, क्योंकि उनके पास में बाइंडिंग रीजन है। तो हाई एफिनिटी किसके लिए है? ऑपरेटर के। ये मूव चाहे सभी जगह कर जाएंगी, लेकिन रिकॉग्नाइज करके एंड कहाँ पर आकर के बाइंड करेंगी? ऑपरेटर से ही बाइंड करेंगी। प्रॉपर बाइंडिंग ऑपरेटर के साथ ही इनकी होगी, प्रॉपर बाइंडिंग ऑपरेटर के साथ ही होगी, क्योंकि हाई एफिनिटी है इनके पास में। जब बाइंड हो जाती हैं ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर, तो क्या कर देती है? एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन विल बी प्रिवेंट कर दिया जाएगा। जब ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर बाइंड हो जाएगी, देखिए यहाँ लिख देती हूँ, when repressor protein bind with the ऑपरेटर, जब रिप्रेसर के साथ में और जब ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगी, देन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन प्रिवेंट, स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा? प्रिवेंट कर दिया जाएगा, जब ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो बाइंडिंग कैसे होती है, इसके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है उसकी हेल्प से ऑपरेटर की मेजर ग्रुप के साथ में ये बाइंड कर जाती है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया इसके पास में, जो कि रिकॉग्नाइज करेगी ऑपरेटर को। और इसके पास में 2 एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट होती हैं। एलोस्टेरिक जो बाइंडिंग साइट होती हैं ये क्या करेंगी? एलोलैक्टोज को रिकॉग्नाइज करेंगी। अब आप कहेंगे कि एलोलैक्टोज कैसे बनेगा? तो जो बैक्टीरिया है उसके पास में माइन्यूट कंसंट्रेशन में जब लैक्टोज नहीं होगा तो क्या होगा? एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आएगा तो आप कहेंगे कि जब लैक्टोज आएगा तभी सिंथेसिस होगी डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम की, उससे पहले कहाँ है? क्योंकि भाई माइन्यूट कंसंट्रेशन में पहले से ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत है। लैक्टोज जब आएगा तो उसको एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। एलोलैक्टोज जब कन्वर्ट हो गया, एलोलैक्टोज जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाएगा तो रिप्रेसर ब्लॉक हो गई रिप्रेसर। अब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से बाइंड करेगा। प्रमोटर से बाइंड करने के बाद में ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर दिया जाएगा? स्टार्ट कर दिया जाएगा। आया आपके समझ में कि एलोलैक्टोज की बाइंडिंग के साथ भी कैसे होता है? फर्स्ट क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज, देखिए पहले मैं स्टेप वाइज लिख देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ। जैसे एलोलैक्टोज आकर के बाइंड हो गया इंड्यूसर, जब एलोलैक्टोज बाइंड होगा तो सबसे पहले क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो माइन्यूट कंसंट्रेशन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज माइन्यूट कंसंट्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज
प्रेजेंट इन सेल, सेल के अंदर माइन्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी व्हेन लैक्टोज कम, जैसे ही लैक्टोज आएगा बीटा गैलेक्टोसाइड क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड क्या करेगी, कन्वर्ट दी लैक्टोज इनटू एलोलैक्टोज। ये क्या करेगी, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगी। अब जैसे ही देखिए फर्स्ट हो गया ये पॉइंट, अब मैं सेकंड इधर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं। सेकंड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये अब देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगी, तो ये जो एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज क्या हो जाएगी, एलोलैक्टोज बाइंड विद रिप्रेसर। एलोलैक्टोज क्या होगी, रिप्रेसर के साथ बाइंड हो गई। जैसे ही एलोलैक्टोज के साथ में रिप्रेसर जैसे ही एलोलैक्टोज जो है वो रिप्रेसर के साथ में बाइंड होगी, तो रिप्रेसर का एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि अब रिप्रेसर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। एलोलैक्टोज बाइंड हो जाएगी रिप्रेसर के साथ में, देन क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मूव करेगा ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड एक्सप्रेस, या फिर क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब दी स्ट्रक्चरल जीन, या फिर क्या करेगा, ट्रांसक्राइब दी स्ट्रक्चरल STRUCTURL स्ट्रक्चरल जीन लैक्टोज ZYA, इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। देन क्या होगा, हमारा फंक्शनल जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन प्रोडक्ट या एंजाइम की क्या हो जाएगी, प्रोटीन प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा, प्रोटीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो जाएगी। आप ये कहेंगे कि भाई एलोलैक्टोज भी बाइंड हो गया, तो हम कैसे मान लें कि इंड्यूसर जो है वो काम कर रहा है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है लैक्टोज। जैसे ही एलोलैक्टोज आया रिप्रेसर के साथ में बाइंड हुआ, रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा तो ऑपरेरॉन फ्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये क्या करेगा, सिंथेसिस कर देगा। देन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये हो गया नेगेटिव रेगुलेशन, एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जब लैक्टोज नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वह क्या होगी, ऑपरेटर के साथ में बाइंड हो जाती है। ऑपरेटर के साथ में बाइंड होने के लिए उसके पास में दो डोमेन होते हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एक होता है एलोस्टेरिक। जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है उसकी हेल्प से रिप्रेसर क्या हो जाती है, डोमेन के साथ में बाइंड हो जाती है डीएनए के साथ में। देन क्या हो गया, एक्सप्रेशन ब्लॉक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब सेकंड कंडीशन कब बनेगी, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा और रिप्रेसर क्या है, बाइंड है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज किसकी तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। जब लैक्टोज होगा मीडियम में तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज थोड़ा सा पहले से ही प्रेजेंट है वह क्या करेगा, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये जो एलोलैक्टोज है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके पास में एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट है, उसके साथ में बाइंड हो जाएगा। जब ये लैक्टोज के एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड हो जाएगा तो इसका जो अफिनिटी है इसके लिए डिक्रीज हो जाएगी और ये रिमूव हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में। देन जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह क्या करेगा, लैक्टोज ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा एंड जो हमारा ट्रांसलेशन होगा फाइनली स्ट्रक्चरल जीन की सिंथेसिस हो जाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज की। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रेगुलेशन हो गया। लेकिन इसमें लैक्टोज किसकी तरह काम करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है, जिसमें हम एलोलैक्टोज क्या है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। एक एग्जांपल दिया गया इसमें कि जो IPTG है, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड, ये क्या है, एक सिंथेटिक नॉन मेटाबोलाइजेबल एनालॉग है लैक्टोज का और यह भी एक्ट करता है इंड्यूसर की तरह। यह क्या करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है। जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो क्या कर रहा है, लैक्टोज को पहले ब्रेक डाउन करता है और एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है। जो IPTG है, IPTG क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड एलोलैक्टोज की तरह काम करता है ये, और क्या है, एक्चुअल इंड्यूसर है। यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल, IPTG आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज एक्ट एज इंड्यूसर। ये भी क्या करता है, इंड्यूसर की जैसे एलोलैक्टोज है वैसे ही ये भी क्या करता है,
इंड्यूसर की तरह काम करता है। ये क्या एग्जांपल है, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर का, जो कि इंड्यूस करता है लैक्टोज ऑपेरोन को, नॉट सर्विंग ए सबस्ट्रेट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जैसे लैक्टोज तो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है ब्रेक डाउन करके। लेकिन ये जो आईपीटीजी है ये क्या करता है, लैक्टोज को सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं करता है, ये खुद ही क्या करता है, एलोलैक्टोज की तरह या फिर इंड्यूसर की तरह काम करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर कहा जाता है। ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ पोच तो नहीं हो गया? समझ तो जाएंगे आप। ठीक है, वीडियो देखेंगे कंटिन्यू तो आपको समझ में आ जाएगा नेगेटिव रेगुलेशन क्या है, क्यों किया जा रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोज ओपेरोन इन इकोलाई इंड्यूसेबल सिस्टम है। इंड्यूसेबल मैंने बताया था कि कैसे, जब एंजाइम है ब्रेक डाउन के तभी सिंथेसिस वाले एंजाइम की सिंथेसिस की जाएगी, जब लैक्टोज होगा मीडियम में तभी एंजाइम की सिंथेसिस की जाएगी ब्रेक डाउन करने वाले की। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इंड्यूसिबल सिस्टम कहेंगे। इंड्यूसिबल सिस्टम क्या है, जिसमें सबस्ट्रेट क्या करेगा, इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा। इंड्यूसर एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जब रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाएगा एलोलैक्टोज एनालॉग है, एक्सप्रेशन करेगा लैक्टोज जीन का, इसे हम क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, फाइनली ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है और कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या है। ठीक है गाइज, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका नेगेटिव रेगुलेशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज ऑपेरोन। तो लैक्टोज ऑपेरोन का जो पॉजिटिव रेगुलेशन है वो कैसे किया जाएगा, और कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या है। देखिए कैटाबोलाइट रिप्रेशन की बात करें हम तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन यदि बैक्टीरिया को क्या दिया जाएगा, सीधे सीधे ग्लूकोज प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब कि मीडियम में लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट होंगे, तो आप बताइए वो क्या यूज करेगा, सीधी सी बात है ग्लूकोज यूज करेगा। इतनी मेहनत करना कौन चाहेगा कि लैक्टोज को पहले तोड़ेगा, जब ग्लूकोज को क्या करेगा, इंटेक करेगा, जब सीधा सीधा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, है ना। जब मीडियम में सीधा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वह क्या रिसीव करेगा, ग्लूकोज ही लेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि एक पर्टिकुलर शुगर की प्रेजेंट में, ग्लूकोज की प्रेजेंस में जो लैक्टोज है उसका क्या हो जाएगा, इंटेक नहीं करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहेंगे, कि एक शुगर की प्रेजेंट में जो दूसरी शुगर है उसका इंटेक क्या कर दिया है, रिप्रेस हो गया है। तो देखिए पॉजिटिव रेगुलेशन से पहले हम क्या कहेंगे, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या है, जब मीडिया में, जब इकोलाई के पास में क्या हो, जब मीडिया में, जब इसके पास में मीडियम में क्या हो, ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तो जो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया किसको रिसीव करेगा, बैक्टीरिया रिसीव करेगा ग्लूकोज को करेगा रिसीव, और जो लैक्टोज है उसको क्या नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा। तो देखिए जब बैक्टीरिया के पास में हमने प्रेफरेंस दे दी, चॉइस दे दी, जब दोनों रख दी हमने मीडियम में, तो किसको मेटाबोलाइज करेगा, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेगा। और जो लैक्टोज का जो मेटाबोलाइज है उसको क्या कर देगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज को रिसीव करेगा, यूज करेगा ग्लूकोज को, और जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसको नहीं करेगा, इसका यूज क्या कर देगा, रोक देगा तब तक जब तक लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज जब तक प्रेजेंट होगा। तो जब तक ग्लूकोज को यूज करता रहेगा, और जब ये ग्लूकोज को यूज करेगा, लैक्टोज को यूज नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर लैक्टोज ऑपेरॉन ऑन होगा कि नहीं होगा, लैक्टोज ऑपेरॉन क्या हो जाएगा गाइस, आप बताइए, लैक्टोज ऑपेरॉन इस कंडीशन में ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये किसको रिसीव कर रहा है, ग्लूकोज को ले रहा है। तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक्टोज ऑपेरॉन क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, ऑफ हो रहा है, लैक्टोज को रिसीव नहीं कर पा रहा है, इसको क्या कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंथेसिस जो है वो, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट कहेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट कहेंगे। ठीक है तो यहाँ पर लैक्टोज ऑपेरॉन ऑफ रहेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड अदर स्ट्रक्चरल जीन
सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रिप्रेस हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट कहेंगे। ग्लूकोज इफेक्ट क्या कहेंगे, व्हेन इकोलाई हैव चॉइस फॉर इनटेक ऑफ शुगर। शुगर के इंटेक की जब चॉइस है ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज में से इसे चूज करना है कि इसे क्या लेना है, देन बैक्टीरिया रिसीव द ग्लूकोज एंड रिप्रेस द intake of lactose up to the glucose present in medium। जब तक मीडियम में क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तब तक वह क्या करेगा, ग्लूकोज को रिसीव करेगा। और जब लैक्टोज को कब करना शुरू करेगा, लैक्टोज को रिसीव करना कब स्टार्ट करेगा, जब ग्लूकोज मीडियम में खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट कहेंगे गाइस। इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट कहेंगे और कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहेंगे, कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहेंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट कहेंगे और कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहेंगे। देखिए, द एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के पास में एबिलिटी होती है टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम। द ग्लूकोज हैव एबिलिटी, ग्लूकोज के पास में क्या एबिलिटी होती है कि ये जो अदर एंजाइम है उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंस में ही जो स्ट्रक्चरल जीन है लैक्टोज ओपेरॉन के, उनकी सिंथेसिस ब्लॉक हो गई है, लैक्टोज ओपेरॉन ब्लॉक हो गया है। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्लूकोज का इफेक्ट है, डोमिनेंट इफेक्ट है ग्लूकोज का लैक्टोज ओपेरॉन के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया को जब दोनों शुगर की प्रेजेंस में ग्रो कराया जाता है, मेटाबोलाइज करता है ग्लूकोज को सबसे पहले, और लैक्टोज का यूज क्या कर देगा, रिप्रेस कर देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइऑक्सिक ग्रोथ कहेंगे। जब क्या होगी, लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंस होंगे मीडियम में, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइऑक्सिक ग्रोथ। दोनों शुगर प्रेजेंट है और ये किसको मेटाबोलाइज करेगा, ग्लूकोज को इनटेक करेगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं। कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक्टोज को रिप्रेस कर दिया है यूज करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है। पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन जैसे हमने क्या देखा, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन में किसका रोल होता है, रिप्रेसर प्रोटीन का होता है। तो जो पॉजिटिव रेगुलेशन है इसके पास में भी कुछ ना कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होगी। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर क्या होती है, एक्टिवेटर प्रोटीन होती है, एक्टिवेटर प्रोटीन होती है। ये रफ कर दूं ये मैं, पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाएगा, बाई रेगुलेटरी प्रोटीन, बाई रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये रेगुलेटरी जो प्रोटीन है वह कौन सी होगी, एक्टिवेटर, एक्टिवेटर। ये जो एक्टिवेटर रेगुलेटरी प्रोटीन है इसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेटर रिसेप्टर प्रोटीन भी कहा जाता है। एक्टिवेटर रिसेप्टर प्रोटीन, एक्टिवेटर रिसेप्टर। देखिए, कैटाबोलाइट जो रिप्रेशन है वह किसके थ्रू वर्क करता है, एक्टिवेटर प्रोटीन के थ्रू वर्क करेगा, एक्टिवेटर के थ्रू वर्क करेगा। और ये जो पॉजिटिव रेगुलेशन किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। ये साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन जो सीआरपी है यह किसकी तरह काम करेगी, एक्टिवेटर प्रोटीन है। साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन क्या है गाइज, एक्टिवेटर प्रोटीन है। आपको पता है साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस किसके थ्रू की जाती है, साइक्लिक एएमपी को सिंथेसाइज किया जाएगा बाय द एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज कैसे सिंथेसाइज करता है साइक्लिक एएमपी की, यह क्या करेगा, एटीपी का यूज करेगा और एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को किस में कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा एटीपी को।
तो ये जो साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन है ये किसकी तरह वर्क करती है, सीआरपी कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन कहेंगे इसे। सीआरपी को क्या कहा जाता है, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। जैसे हमने वहां पे देखा था कि जैसे हमने क्या देखा था कि रेगुलेटरी जीन होता है लैक्टोज आई जीन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास में ये हो गया आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके पास में क्या होगा, कैप जीन होगा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन या साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस करने के लिए। तो ये जो कैप जीन है इसके द्वारा किसकी सिंथेसिस की जाएगी, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी। सिंथेसाइज करेगा ये किसकी सिंथेसिस करेगा, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन, जिसे कैप प्रोटीन कहेंगे, कैप प्रोटीन। अब ये देखिए जो कैप प्रोटीन है इन द एब्सेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी ये क्या होती है, इनएक्टिव होती है। यहां लिख देती हूँ, कैप प्रोटीन in the absence of cyclic AMP inactive। जब इसके साथ में साइक्लिक एएमपी बाइंड हो जाएगी कैप प्रोटीन के साथ में, जब यहाँ पर साइक्लिक एएमपी बाइंड हो जाएगी, कैप प्रोटीन अभी क्या है, इनएक्टिव है, लेकिन जब यहाँ पर साइक्लिक एएमपी बाइंड हो जाएगी तो कैप प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब कैप प्रोटीन साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन है ये, इसका पूरा नाम क्या है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन। ये क्या हो गई, अब एक्टिव हो गई। पूरा नाम क्या है इसका, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन इसका क्या है, कैप का पूरा नाम है। जब इसके साथ में साइक्लिक एएमपी बाइंड हो जाएगा तो ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। अब जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो ये किसके साथ में बाइंड करेगी, आरएनए के पास में क्या है, कैप बाइंडिंग साइट है, सॉरी डीएनए के पास में यहाँ पर क्या है, कैप बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर जाकर के ये जो कैप प्रोटीन है बाइंड हो जाएगी। ये जो कैप प्रोटीन है कैप बाइंडिंग साइट है, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब कैप बाइंडिंग साइट है तो ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा इसको, कैप प्रोटीन क्या करेगी, इसको रिकॉग्नाइज करेगी और ये कैप बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है, कैप के साथ में क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा, और ये क्या है, ऑपरेटर है, और बाकी आगे क्या है आपके लैक्टोज जेड वाई ए जीन। ठीक है, जब कैप प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो कैप प्रोटीन बाइंड हो जाएगी कैप बाइंडिंग साइट पर। कैप बाइंडिंग साइट पर जब बाइंड हो जाएगी तो यहाँ पर जो प्रमोटर है, प्रमोटर के साथ में कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, प्रमोटर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके पास में जो अल्फा सी टर्मिनल डोमेन होता है, आरएनए पॉलीमरेज का जो सी टर्मिनल डोमेन होता है जिसके पास में जो सीक्वेंस बताए थे मैंने YSP TSPS सीक्वेंसेस पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज पर। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर से बाइंड करेगा। जब कैप प्रोटीन बाइंड होती है तो ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या आता है, बेंड आता है। डीएनए के अंदर जब कैप प्रोटीन बाइंड हो जाएगी, कैप प्रोटीन जब बाइंड होगी तो देखिए यहाँ बनाती हूँ, डीएनए के अंदर ये बेंड आ जाएगा। जैसे ही डीएनए के अंदर बेंड आएगा तो यहाँ पर ये कैप प्रोटीन है, कैप प्रोटीन, और यहाँ पर प्रमोटर के साथ में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। ये एक दूसरे के साथ में जब कैप बाइंड करेगी एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, फिजिकली ये इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में। जब कैप बाइंड हो जाएगी देन क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कर देगा। ठीक है, स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। देन आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट कर देगा, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा गाइस, स्टार्ट कर देगा। ये क्या है, कैप बाइंडिंग प्रोटीन, ये हो गया प्रमोटर। अब देखिए एटीपी से एडिनाइलेट साइक्लेज क्या कर देगा, एडिनाइलेट साइक्लेज CAMP की सिंथेसिस करता है। ये जो CAMP का लेवल होता है सेल के अंदर, ये जो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करेगा। कब, जब इसके साथ में एक्टिवेटर बाइंड हो जाएगी।
साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस की जाएगी एडिनाइलेट साइक्लेज के द्वारा। ठीक है, ये जो साइक्लिक एएमपी है इसकी कंसंट्रेशन किसके साथ रिलेटेड होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की। साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ग्लूकोज के, मतलब कि जब सीएएमपी सेल में ज्यादा होगा, सीएएमपी का लेवल ज्यादा होगा तब ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। एंड जब सीएएमपी का लेवल कम होगा, सीएएमपी का लेवल कम होगा तब क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। ये तो वैसे भी होगा ही होगा, क्योंकि ग्लूकोज जब ज़्यादा होगा तो लैक्टोज ओपेरॉन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज का इफेक्ट रहेगा। जब ग्लूकोज का इफेक्ट होगा तो साइक्लिक ईएमपी के एक्टिवेटर की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी, तो ओपेरॉन एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम रहेगी तो साइक्लिक ईएमपी का लेवल ज़्यादा रहेगा, ये जो कैप प्रोटीन है उसके साथ में बाइंड हो जाएगी। कैप के साथ में बाइंड हो जाएगी तो कैप बाइंडिंग साइट पर ये बाइंड होगी और आरएनए पॉलीमरेज जिसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, देन क्या कर दिया जाएगा, जो स्ट्रक्चरल जीन है उनकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो देखिए कैप जो है वो साइक्लिक ईएमपी की सिंथेसिस की जाएगी एडिनाइलेट साइक्लेज के द्वारा। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती है। जब सेल में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो साइक्लिक ईएमपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जब सेल में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो जो साइक्लिक ईएमपी की कंसंट्रेशन है वह क्या होगी, कम होगी। साइक्लिक ईएमपी क्या करती है, कैप प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगी। कैप प्रोटीन के साथ में जब साइक्लिक ईएमपी बाइंड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक ईएमपी जब कैप के साथ में बाइंड हो जाएगी तो कैप प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखिए कैप का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन कब होगा, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, हाई होगा ग्लूकोज प्लस तो लो लेवल होगा, साइक्लिक ईएमपी की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। तो उस कंडीशन में जो कैप प्रोटीन है क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। कैप प्रोटीन क्या होगी, इनएक्टिव रहेगी। जब कैप इनएक्टिव रहेगी तो लैक्टोज ओपेरॉन के जो स्ट्रक्चरल जीन है ये सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब लो होगा ग्लूकोज प्लस हाई होगी साइक्लिक एएमपी तो क्या होगा, कैप प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। तब क्या होगा, कैप एक्टिवेट होगी, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब ये एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी की प्रेजेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्टिवेटर की प्रेजेंस में, एक्टिवेटर पॉजिटिव रेगुलेशन है, एक्टिवेटर होगा यहाँ पर, एक्टिवेटर होगा देन अबव द बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट है वह कैसी होगी, यहाँ पर बेसल लेवल से ज़्यादा होगी, बेसल लेवल से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्रांसक्रिप्शन की रेट कैसी होगी, अबव दी बेसल लेवल। कब, जब क्या होगा, एक्टिवेटर होगी। तो देखिए ग्लूकोज इफेक्ट की हम एक बार बात करते हैं। ग्लूकोज इफेक्ट क्या है, जब इकोलाई को चॉइस दी जाएगी बैक्टीरिया को कि तुझे भाई ग्लूकोज खाना है कि लैक्टोज खाना है, तो आप बताइए, जब आपको बिना काम करे खाने की थाली प्रोवाइड कर दी जाए या फिर आपसे ये कहा जाए कि भाई तू खाना बना के और तब खाना खा, सारा सामान हमने रख दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास में चॉइस है तो आप क्या रहेंगे, जो खाने की थाली आपके पास में आई है आप उसी को इंटेक करेंगे, वही खाएंगे। ग्लूकोज चाहिए तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा, ग्लूकोज लेगा। भाई काम करना किसको पसंद है, तो वो क्या करेगा, बैठे बिठाए ग्लूकोज लेगा। तो जब तक वो ग्लूकोज रिसीव करेगा लैक्टोज को वो छुएगा भी नहीं, टच नहीं करेगा लैक्टोज को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैक्टोज को जब वो खाएगा ही नहीं तो जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैं, तो उनकी सिंथेसिस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इंटेक ही नहीं कर रहा है लैक्टोज को। तो एलो लैक्टोज कहाँ से बनेगा, है ना, तो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट कहेंगे या फिर कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंस में दूसरे कैटाबोलाइट को उसने साइड कर दिया, हटा दिया कि भाई मुझे नहीं खाना तुझे। ठीक है, अब हम बात करें पॉजिटिव रेगुलेशन की। तो जो पॉजिटिव रेगुलेशन है ये, इसे हम एक कंपेयर करके देखें नेगेटिव रेगुलेशन से, कि जो नेगेटिव रेगुलेशन है उसको रिप्रेशन के द्वारा किया जाता है, बेसल लेवल से हमें कम देखने को मिलता है। पॉजिटिव रेगुलेशन एक्टिवेटर के द्वारा किया जाएगा, बेसल लेवल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी एक्टिवेटर के द्वारा कैसे किया जाएगा, एक्टिवेटर करने के लिए कुछ प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम एक्टिवेटर कहेंगे। तो साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन क्या करती है, ये एक एक्टिवेटर प्रोटीन है जिसके साथ में बाइंड होती है। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन जाकर के बाइंड करेगी, देन क्या करती है, जो कैप प्रोटीन इनएक्टिव होती है उसको एक्टिवेट करती है। जब कैप प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग में, जब कैप एक्टिवेट हो जाएगी तो वह क्या करेगी, जो डीएनए के पास में कैप बाइंडिंग साइट है
डीएनए के पास में कैप बाइंडिंग साइट है, उसको रिकॉग्नाइज करेगी, वहां पर जाकर के बाइंड हो जाएगी। जब कैप के साथ में बाइंड हो जाएगी तो ये जो प्रमोटर है इसके पास में आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ही कैप की बाइंडिंग होगी तो क्या हो जाएगा, डीएनए के अंदर ये बेंड आ जाएगा। बेंड जब आएगा तो दोनों कैप और आरएनए पॉलीमरेज एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे। देन क्या हो जाएगी, देन क्या होगा, ये जो आरएनए ट्रांसक्राइब करेगा स्ट्रक्चरल जीन को, और जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट है वह क्या होगी, बेसल लेवल से हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, बेसल लेवल से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन या कैप प्रोटीन है उसको किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज की जो अल्फा सब यूनिट है वो रिकॉग्नाइज करेगी। और जो साइक्लिक एएमपी सीआरपी कॉम्प्लेक्स है या पॉजिटिव रेगुलेशन है, जबकि लैक्टोज रिप्रेसर क्या है, एक नेगेटिव रेगुलेटर है। तो हम बात करें कि लैक्टोज ऑपेरॉन को क्या किया जाता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में क्या दिया गया है कि टेबल लाइक दी गई है कि बेसल लेवल का मिल रहा है, बेसल लेवल से कम मिल रहा है, बेसल लेवल से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं कि कौन बाइंड करेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका, फिर मैं इसे रफ कर देती हूँ। देखिए, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, लैक्टोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, लैक्टोज की कंसंट्रेशन, और हो गया आपका साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन। ये मैं आपको समझा दूंगी कैसे है। लैक्टोज ओपेरॉन का हम देखेंगे रेस्पॉन्स। ठीक है, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ग्लूकोज है यहाँ पर कम, और जब लैक्टोज भी क्या है, लो है, और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो बताइए लैक्टोज ऑपेरॉन में हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए, लैक्टोज ही जब लो है तो साइक्लिक एएमपी क्या करेगी, साइक्लिक एएमपी कम करेंगे क्या, जब लैक्टोज ही नहीं है और ग्लूकोज नहीं है। तो ग्लूकोज नहीं है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो लैक्टोज ऑपेरॉन तो रिप्रेस ही होगा। तो ये लैक्टोज यहाँ पर कम है, तो लैक्टोज जब कम होगा तो इस कंडीशन में रिप्रेसर क्या हो जाएगी, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। रिप्रेसर प्रोटीन जब एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिलेगा, ऑपेरॉन का जो रेस्पॉन्स है वह कैसा होगा, बिलो दी बेसल लेवल। बेसल लेवल से हमें कम का देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि रिप्रेसर हो गई एक्टिवेट, लैक्टोज यहाँ है नहीं। अगर लैक्टोज होता और साइक्लिक एएमपी है ही तो जब दोनों ही बाइंड करते तो हमें क्या देखने को मिलता, बेसल लेवल से ज़्यादा को देखने को मिलता, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड की हम बात करें, जब ग्लूकोज आपका क्या है, लो है, और लैक्टोज क्या है, हाई है, लैक्टोज हाई है, और साइक्लिक एएमपी भी हाई है। तो अब बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा आपका ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा हमें, ये होगा अबव दी बेसल लेवल। ठीक है, अबव दी बेसल लेवल, और इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन, और बिलो दी बेसल लेवल को क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है और लैक्टोज भी ज़्यादा है, लेकिन साइक्लिक एएमपी क्या है, लो है, साइक्लिक एएमपी क्या है, लो है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, बेसल लेवल का देखने को मिलेगा। बेसल लेवल का हम क्यों देखने को मिल रहा है, बेसल लेवल का, क्योंकि इस कंडीशन में रिप्रेसर तो क्या हो जाएगी, रिप्रेसर तो इनएक्टिव रहेगी, क्योंकि लैक्टोज आ गया भाई, लैक्टोज ज़्यादा है तो रिप्रेसर तो बाइंड नहीं कर पाएगी। जब रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट कर देगा लैक्टोज ऑपेरॉन को। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जब हाई होगा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब सीएमपी लो होगी तो यह क्या होगी, एक्टिवेटर के साथ में बाइंड ही नहीं कर पाएगी क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, बेसल लेवल का देखने को मिलेगा। बेसल लेवल में ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही ज़्यादा होंगे, लेकिन रिप्रेसर यहाँ पर इनएक्टिव होगी। ठीक है,
एक कंडीशन क्या है कि ग्लूकोज ज़्यादा है, फोर्थ कंडीशन ग्लूकोज क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज हाई है, ग्लूकोज हाई है और लैक्टोज क्या है, लो है, लैक्टोज लो है और आपका क्या है, साइक्लिक ईएमपी भी क्या है, लो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी बेसल लेवल से कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब लैक्टोज लो है तो रिप्रेसर वापस से क्या हो जाएगी, रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगी, रिप्रेसर एक्टिव होगी। और यहाँ पर हाई है ग्लूकोज तो साइक्लिक ईएमपी वैसे इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, बिलो दी बेसल लेवल। तो यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा हमें ट्रांसक्रिप्शन, बिलो दी बेसल लेवल, बेसल लेवल से कम का है। ये भी एक नेगेटिव रेगुलेशन हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये बेसल लेवल हो गया, इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन है, ये भी नेगेटिव रेगुलेशन है क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिवेट हो गई भाई। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव और अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन क्या है और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या है। तो टेबल आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।